लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। दुबई दुनिया का सबसे सेफ शहर But Dubai is the best, safest. या क्राइम का सबसे स्मार्ट ठिकाना? एक ऐसा शहर जहां अगर किसी के जेब में 5 ग्राम ड्रग्स भी मिल जाए तो कोई माफी नहीं, सीधे फांसी होती है। लेकिन उसी शहर में दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स खुलेआम घूमते हैं। दाऊद इब्राहिम, विजय माल्या, छोटा राजन, 200 से ज्यादा आतंकवादी और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, सबकी कहानियों की डोर यहां आकर जुड़ती है। एक ही शहर लेकिन कानून दो। ऐसा शहर जहां चोरी चकारी और खास करके नशा हराम है। दुबई में शान से जीते नशे के सौदागर, लेकिन यही शहर दुनिया भर के मर्डरर और ड्रग लॉर्ड के लिए जन्नत बन जाती है, जहां सड़कों पर 1000-2000 की चोरी करने वाले इंसान को पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले जाती है। वहीं के बुर्ज खलीफा के 40वीं मंजिल पर सोने के कप में कॉफी का मजा लेते हुए डैनियल यह सब कुछ देखकर हंस रहा होता है। वही डैनियल जिसने 26 बिलियन की चोरी करके वहां FBI से बचकर बैठा है, वो भी दुबई के प्रोटेक्शन में। यह है दुबई, दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सिटी। एक तरफ यह टूरिज्म और बिजनेस का मक्का है, वहीं दूसरी तरफ यह दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स, फ्रॉडस्टर्स और माफियाओं का रिटायरमेंट होम बन चुका है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी डार्क स्टोरी ऑफ दुबई। आज हम इस चकाचौंध के पीछे छुपी उस धूल को हटाएंगे जो पिछले 90 सालों से जमा हो रही है। हम बात करेंगे उस नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी की जिसने एक भूखे मरते मछुआरों के गांव को दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल बना दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है सर्वाइवल की, भूख की और एक ऐसे विजन की जिसमें एथिक्स के लिए कोई जगह नहीं थी। आज का दुबई देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि 1930 के दशक में यहां लोग भूखे मर रहे थे। उस वक्त यह कोई ग्लोबल हब नहीं था, बल्कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन के तहत एक छोटा सा गांव था। यहां के लोगों की रोजी रोटी का सिर्फ एक जरिया था, समुद्र की गहराइयों से नेचुरल पर्ल्स निकालना, यानी कि मोतियां। लेकिन फिर साल 1916 में जापान में एक आदमी ने पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया। उसका नाम था कोकिची मिकीमोटो। हुआ ये कि कोकिची ने लैब में मोती उगाने की तकनीक खोज ली, यानी कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल पर्ल्स को कल्चर करे। नतीजा, दुबई के कुदरती मोतियों की डिमांड खत्म हो गई। जो मोती पेरिस और लंदन के बाजारों में लाखों में बिकते थे, वो अब कौड़ियों के दाम हो गए। ऊपर से 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी। दुबई के इतिहास में इस दौर को कहा गया 70 इयर्स ऑफ हेल, यानी नर्क का वो 17 साल। वही दुबई जो आज शान और शौकत से रहता है, वही दुबई जो आज शेखों वाली जिंदगी जीता है, वो कभी टिड्डी खाने को मजबूर थे। अकाल ऐसा था कि बाप अपने बच्चे को भूखा मरते देख रहा था। उस वक्त के शासक शेख सईद बिन मखदूम के पास कोई रास्ता नहीं था। पड़ोसी देशों में तेल निकल रहा था। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन रातों रात अमीर हो रहे थे, लेकिन दुबई की किस्मत में तेल सिर्फ एक बूंद थी उन सभी के मुकाबले। 1966 में जब तेल मिला तो पता चला कि यह पड़ोसियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है, समुंदर में एक मग जैसा है। दुबई कंगाल था, इनविजिबल था, और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी सोच का जिसने जुर्म को बिजनेस का नाम दे दिया।
यानी कि क्राइम के बिजनेस को कॉरपोरेट बना दिया। उन्नीस में शेख राशिद ने सत्ता संभाली। उन्हें पता था कि अगर दुबई को जिंदा रखना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो दुनिया में कोई और नहीं कर रहा। उन्होंने दुनिया के बड़े फाइनेंशियल हब्स लंदन, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की रेकी की। एक तरह से वहां जाकर उन्होंने स्टडी की कि सब कुछ कैसे चल रहा है वहां पे। उन्होंने एक कड़वा सच समझ लिया था, कानून सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, सिस्टम चलता है ट्रेड से, और ट्रेड वहां आता है जहां सवाल कम पूछे जाते हैं। राशिद साहब ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने कुवैत से $4 मिलियन कर्ज लिया, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। क्यों लिया उन्होंने यह पैसा? दुबई क्रीक को गहरा करने के लिए। उनके सलाहकारों ने उन्हें कहा कि यह पागलपन है, इतना पैसा सिर्फ इस काम के लिए नहीं लिया जा सकता है कि आपको दुबई क्रीक यानी कि समुद्र के जो रास्ते निकल रहे हैं उसको गहरा करना है। लेकिन राशिद ने कहा अगर जहाज आएंगे तो पैसा आएगा। उन्होंने टैक्स खत्म कर दिए, उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। 1958 में लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलेआम एक्सेप्ट किया दुबई सर्वाइव्स ऑन स्मगलिंग, यानी दुबई तस्करी पर जिंदा है। हशीश, अफीम और सबसे बढ़कर सोना। अब आते हैं वापस से वहां जहां से पूरा मुंबई से लेकर मुंबई अंडरवर्ल्ड जुड़ा है। 60 के दशक में भारत में सोने के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी। बस यहीं से दुबई की किस्मत चमक गई। दुबई बन गया सोने की तस्करी का ग्लोबल हेडक्वार्टर। हर साल 200 से 300 टन सोना दुबई से चोरी छिपे भारत भेजा जाने लगा। यह वही दौर है जब समंदर के रास्ते सोना मुंबई के पोर्ट पर भी उतरता था, और हाजी मस्तान उसी सोने के बक्से को ढो ढोकर एक दिन दरिया का राजा बन गया, और आगे चलकर वही काम किया उस नाम ने जिसका सबसे बड़ा रहनुमा दुबई बनने वाला था। यह कोई छुपकर किया जाने वाला काम नहीं था, इसे इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग का नाम दिया गया। शेख राशिद का मानना था कि अगर कोई हमारे पोर्ट पर आकर फीस दे रहा है तो हमें इससे क्या मतलब है कि उसके बक्से के अंदर क्या है। यही वो नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी का बीज था, जो आज एक विशाल बरगद का पेड़ बन चुका है। 80 और 90 के दशक तक दुबई सिर्फ बिजनेसमैन का नहीं बल्कि क्रिमिनल्स का भी महफूज ठिकाना बन चुका था, और इसमें सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का। उन्नीस 1981 में दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या के बाद जब बदले की लड़ाई शुरू हुई और मुंबई में गैंग वॉर का दौर शुरू हुआ, और जब भारत ने दाऊद पर शिकंजा कसा तो रातों रात वो मुंबई से फरार होकर दुबई को अपना किला बना लेता है। क्यों? क्योंकि वहां उसे ओपेसिटी मिली जो कहीं भी नहीं थी। सबको पता था कि दाऊद वही है दुबई में, डोंगरी टू दुबई पहुंचने वाला दाऊद, पर कोई उसे छू नहीं सकता था। दाऊद ने वहां बैठकर अपना 42,000 करोड़ का साम्राज्य चलाया। उगाही, टेरर फंडिंग और ड्रग्स का पैसा दुबई के रियल एस्टेट में सफेद होने लगा। लेकिन यह सिर्फ दाऊद की कहानी नहीं है। इमेजिन करिए एक ऐसे आदमी को जिसके सिर पर FBI ने $5 मिलियन का इनाम रखा है। नाम है डैनियल किनाहन, आयरलैंड का सबसे बड़ा ड्रग माफिया। डैनियल आज भी दुबई में खुलेआम रहता है। वो वहां के जुमेरा टावर में रहता है, बड़ी बड़ी बॉक्सिंग फाइट्स को प्रमोट करता है और यूरोप के कोकेन ट्रेड को वहीं से कंट्रोल करता है। उसे कोई नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि उसने दुबई की इकोनॉमी में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। और यही फिर आती है क्रिप्टो क्वीन रूजा इग्नाटोवा। $4 बिलियन का वन कॉइन स्कैम करने के बाद वो गायब हो गई।
लेकिन जांच में पता चला कि उसका सारा पैसा दुबई के पास जुमेरा और दुबई मरीना के अपार्टमेंट्स में लगा हुआ था। फिर भी उससे कोई डर नहीं क्योंकि वो दुबई में है। अब देखिए, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं है कि सभी अपने अपने देश में क्राइम करने के बाद पुलिस एजेंसी से बचकर वहां पहुंच गए हैं। यहां एक पैटर्न है दोस्तों। दुबई इन अपराधियों को वो देता है जो दुनिया में कोई और देश नहीं दे सकता है, पीस विथ ए प्राइस टैग, यानी कीमत चुकाओ और शांति पाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, ये लोग आखिर पकड़े क्यों नहीं जाते, इनके देश के जो पुलिस एजेंसी है वो दुबई से बातचीत करके इन्हें वापस क्यों नहीं ले जाते। इसका जवाब छुपा है दुबई के रियल एस्टेट के काले गलियारों में। हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 70 से ज्यादा मीडिया संस्थानों ने मिलकर 4.5 बिलियन डेटा रिकॉर्ड्स खंगाले। जो सामने आया उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदना एक ईमेल भेजने जितना आसान है। आप बैग भरकर कैश लाइए या क्रिप्टो ट्रांसफर करिए, डेवलपर्स आपसे नहीं पूछेगा कि यह पैसा कहां से आया है भाई, बस आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। आप बस पैसे का बैग आगे बढ़ाइए। एक स्टिंग ऑपरेशन में दुबई के बड़े डेवलपर्स को यह कहते हुए भी सुना गया कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कार्टेल का है या किसी स्कैम का, हमें बस पेमेंट चाहिए, बाकी सब आपका। ऊपर से दुबई के रिकॉर्ड्स जो है वो पब्लिक नहीं है। अगर आज आप जानना चाहें कि बुर्ज खलीफा की 37वीं मंजिल का मालिक कौन है तो आप नहीं जान सकते हैं। इसी से क्रेसी का फायदा उठाते हैं दुनिया भर के नेता, तानाशाह और माफिया। अफ्रीका के भ्रष्ट नेता जो अपने देश का पैसा लूटते हैं वो दुबई में अपार्टमेंट्स खरीदते हैं। रूस के वो लोग जिन पर प्रतिबंध लगे हैं, सेंसन्स लगे हैं, वो अपना पैसा यहां पार्क करते हैं। ऊपर से दुबई ने एक ऐसा गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां रहने की परमिशन यानी कि इजाजत मिल जाती है कई कई सालों के लिए। और मजे की बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट कोई अरबों में नहीं है कि आपको 100 करोड़ 200 करोड़ देना होगा, बात बस कुछ करोड़ की होती है। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप भी दुबई के जन्नत का मजा ले सकते हैं। तो जरा सोचिए उनके लिए दुबई कितनी बड़ी जन्नत होगी जिनके पास पैसा खून से सना है। अब बात करते हैं उस एंगल की जो हमारे डॉक्यूमेंट्री का कोर है, गोल्ड स्मगलिंग। इमरान हाशमी की एक मूवी भी आ रही है, मैंने ट्रेलर देखा था इन दिनों, जिसमें तस्करी से जुड़ी काफी चीजें दिखाई गई है। हालांकि फिल्म तो फिल्म है, मैं हमेशा कहता हूं असली कहानी आप यहां समझिए कि यह पूरा बिजनेस चलता कैसे है। स्मगलिंग के बारे में काफी कुछ आपको पता चलेगा फिल्म से, लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है। फिलहाल दुबई में ही रहते हैं तो दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका की खदानों से निकला डर्टी गोल्ड कैसे दुबई आकर क्लीन हो जाता है, एकदम चमकदार। होता यह है कि अफ्रीका के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, जहां पे युद्ध चल रहा है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, वहां से सोना निकाला जाता है। वहां इसे सूडान या युगांडा के रास्ते दुबई लाया जाता है। दुबई के पोर्ट्स पर इस सोने को रिफाइन किया जाता है और फिर इस पर मेड इन यूएई की मुहर लग जाती है। एक बार जब सोने पर दुबई की मुहर लग गई तो इसका पिछला सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाता है कि आखिर ये कहां से आया, कैसे आया। अब ये लीगल है और फिर शुरू होता है असली रोमांचक खेल, एकदम थ्रिल से भरा हुआ। भारत में आज भी सोने पर भारी ड्यूटी है, इसलिए दुबई में माफिया छोटे छोटे कुरियर्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी पेस्ट के रूप में, कभी मशीनरी के अंदर छुपाकर, तो कभी बॉडी की कैविटीज में। लेकिन ये तो सिर्फ छोटे मोहरे हैं जो एयरपोर्ट्स पर पकड़े जाते हैं, जिसे कस्टम पकड़ लेती है। असली खेल तो ग्रे मार्केट का है। दुबई में एक्सचेंज हाउसेस का इस्तेमाल हवाला के लिए किया जाता है, जहां से पैसा एक देश से दूसरे देश पलक झपकते ही पहुंच जाता है और बैंकिंग सिस्टम को कानो कान खबर नहीं होती है।
आपको याद हो जावेद खनानी वाली स्टोरी, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि हवाला का ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, किस तरह से पैसों को एक देश से दूसरे देश में घुमाया जाता है। तो आप उस कहानी को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ कहानी पर वापस लौटते हैं। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक विशाल फिनिशिंग स्कूल है जहां काली दौलत को तमीज सिखाई जाती है, उसे सूट बूट पहनाया जाता है और फिर उसे ग्लोबल मार्केट में उतार दिया जाता है। पर जब दुबई इतना कुछ कर रहा है, एक छोटा सा शहर, तो क्या कोई उसे कुछ नहीं कहता दुनिया भर में? देखिए, जब भी वेस्टर्न कंट्रीज दुबई पर उंगली उठाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, ये अनइथिकल है, तो दुबई एक बहुत ही दिलचस्प पलटवार करता है। और यही एक बहुत बड़ी आयरनी है कि अगर आप खुद गलत काम कर रहे हैं तो दूसरे को मना कैसे कर सकते हैं। और अगर ईमानदारी से कहूं तो दुबई की बात दम भी रखती है। आप खुद सोचिएगा और बताइएगा। दुबई कहता है कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग का हब कहने वाले लंदन को देखो, दुनिया का 40% गंदा पैसा लंदन के जरिए फ्लो होता है। स्विस बैंक दशकों से नाजियों और तानाशाहों का पैसा छुपाते आए हैं। इस मामले में सिंगापुर की पॉलिसी भी वैसी ही है। तो फिर सिर्फ दुबई को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? शायद इसलिए ही क्योंकि दुबई ये सब बहुत ही कम समय में और बहुत खुले आम कर रहा है। दुबई एक अंडरडॉग की कहानी है जिसने अमीरों के खेल को उन्हीं के अंदाज में खेलकर उन्हें मात दे दी। 2022 में दुबई को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी वो देश जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। लेकिन 2024 आते आते दुबई ने खुद को इस लिस्ट से बाहर निकलवा लिया। उन्होंने दिखावे के लिए कुछ गिरफ्तारियां की, $1.4 की संपत्ति भी जब्त की और नए कानून बनाए जिसने दिखाया कि वाकई में बहुत कुछ बदला है। लेकिन क्या वाकई में कुछ बदला है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सब सिर्फ आई वॉश है, यानी आंख पर पानी मारकर ऐसा मानना कि आपने नहा लिया है। सिस्टम के अंदर की जड़ें इतनी गहरी है कि अगर दुबई वाकई में साफ हो गया तो उसकी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, क्योंकि उसकी बुनियाद ही नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी पर टिकी हुई है। इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है वो है द ह्यूमन कॉस्ट। क्या है इंसान की कीमत? जब दुबई में गंदा पैसा आता है तो उसकी कीमत कहीं और कोई और चुका रहा होता है। मुंबई ब्लास्ट में जान गंवाने वाले परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि मास्टरमाइंड दुबई की हिफाजत में बैठा रहा, बाद में कराची भाग गया। अफ्रीका के गरीब देशों में बच्चे भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनके नेताओं ने देश का खजाना लूटकर दुबई में महल खड़े कर लिए। सूडान में चल रहे गृह युद्ध की फंडिंग उसी डर्टी गोल्ड से हो रही है, जो दुबई के बाजारों में चमक रहा है और दुनिया भर में जा रहा है। दुबई की ये चमक धमक उन लाखों लोगों के आंसुओं से धुली हुई है जो इस ग्लोबल करप्शन का शिकार है। शेख राशिद ने एक बार कहा था, मेरे पिता ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज से चलता हूं, मेरा बेटा लैंड लोअर से चलता है, उसका बेटा भी लैंड लोअर में चलेगा, लेकिन उसके बाद वाला बेटा फिर से ऊंट पर चलेगा। शायद उन्हें पता है कि नॉन इथिकल बेस पर जो ये साम्राज्य खड़ा है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, या शायद उन्हें लगा कि जब तक रेगिस्तान में रेत है तब तक ये खेल चलता रहे, क्योंकि हम सब एक साइकिल में ही चल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दुबई एक अपराधी है? क्या वो एक अपराधियों का शहर है, या वो सिर्फ एक सर्वाइवर है जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए दुनिया के कायदे को तोड़ दिए? जवाब शायद आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तय है, अगली बार जब आप दुबई के उन ऊंची इमारतों को देखें तो याद रखिएगा, हर चमकती खिड़की के पीछे एक कहानी है, और उनमें कुछ कहानियों में इतना अंधेरा है कि बुर्ज खलीफा की सारी लाइटें भी उसे रोशन नहीं कर सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या दुबई को अपनी पॉलिसी के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, या फिर ये एक ग्लोबल सिस्टम की ही गलती है जिसमें दुबई भी सिर्फ एक खिलाड़ी है? कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी जरूर लिखिएगा। इस तरह की और भी कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं वो भी लिखिएगा। कुल मिलाकर आप बहुत सारे कमेंट कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, क्योंकि हम आपसे बात करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं।
और एक बात और, अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो अब एक कमेंट और कीजिए, लिखिए कि आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियों को अंत तक देखने वाले लोग कहाँ से हैं। बाकी अगर आप दुबई में रहते हैं, आप भारत से गए हैं या किसी और देश से गए हैं वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, या आप अपने नज़रिए से दुबई को कैसे देखते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।